मेरी ज़िंदगी का एक ही एम था और है कि मैं कभी रिटायर नहीं होऊँगा। रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। मैं 16 साल का था जब मैंने आर्मी जॉइन की। 40 साल और 4 महीने वर्दी पहनी मैंने। 10 साल मैंने कश्मीर में काम किया। ऑलवेज़ लीड बाय एग्ज़ाम्पल इज़ माय नंबर 1 एंड लास्ट एडवाइस। बैटलफ़ील्ड में आप तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक आपके पास एक क्लियर कट प्लान नहीं है। ऐसा लगता है उनकी बातें सुन के कि उनकी देश की फ़ौज नहीं है, उनके फ़ौज के पास एक देश है। तो हम लोग बंकरों में रहते थे ज़मीन के नीचे। वहाँ चढ़ाई इतनी मुश्किल थी कि अगर आप सीधे चढ़ाई करोगे तो सारे मारे जाएँगे। यू नो व्हाई इंडियन आर्मी डज़ दिस? बिकॉज़ वी आर इंडियन आर्मी, वी आर नॉट पाकिस्तानी आर्मी। मैं आपको एक छोटी-सी कहानी सुनाऊँगा जो शायद आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। Seva Paramo Dharma, which means service before self. This is the motto of Indian Army, which is the fourth most powerful military in the entire world. How Indian Army keep themselves motivated in any adverse situation. There are a lot of lessons that one should learn or adapt in their life that comes from a battlefield. To talk about this and know more about such lessons and experiences, let's welcome our guest today, who is retired Major General Neeraj Bali, who is an Indian Army veteran and also a corporate professional. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है द क्रेजी करियर्स पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू नीता, प्लेजर इज़ ऑल माइन। राइट, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा अगर आप अपने बारे में बताइएगा तो हमारे ऑडियंस को ये पता चलेगा कि लाइक आपने इंडियन आर्मी में ऑफकोर्स आपने काम किया है, तो किस मतलब कहाँ कहाँ पे कौन कौन से बॉर्डर में काम किया है एंड आपके टोटल लाइफ जर्नी के बारे में अगर हम नटशेल में थोड़ा सा बताइएगा तो। ठीक है, तो मैं अपनी शुरुआत स्टूडेंट लाइफ से ही करना चाहता हूँ क्योंकि आपके ऑडियंस शायद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। मैं पंजाबी मीडियम स्कूल में पढ़ता था और मेरा स्कूल बहुत अच्छा था, पढ़ाई बहुत अच्छी थी, लेकिन हमारे स्कूल में कोई अंग्रेज़ी नहीं बोलता था। पहली बार मैंने अंग्रेज़ी तब बोली जब मैं फ़ौज की इंटरव्यू के लिए गया। और उसके बाद फिर मेरी जो है वो जर्नी शुरू हुई। मैं 16 साल का था जब मैंने आर्मी जॉइन की। मेरा आर्मी जॉइन करने का बिल्कुल कोई मेरी मंशा नहीं थी, लेकिन एक मेरे टीचर ने मुझे एक दिन बुला के बोला कि तुम शायद फ़ौज में बड़े अच्छे लगोगे। मैं तो डॉक्टर बनने की सोच रहा था और अच्छा पढ़ाई में भी बहुत अच्छा कर रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि कहाँ जाना चाहिए, तो उसने बोला एनडीए। तो मैंने कहा जी एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उनको भी नहीं मालूम था। तो उन्होंने कहा कि एनडीए आर्मी अफसरों का एक 5 स्टार हॉस्टल है। इससे बड़ा झूठ मेरे से कभी किसी ने नहीं बोला, क्योंकि एनडीए कोई 5 स्टार हॉस्टल नहीं है। एनडीए तो हमारे लिए एक तरह से जेल थी उस टाइम पे। एनीवे, तब मैं फिर आर्मी ज्वाइन की और उसके बाद में 40 साल और 4 महीने वर्दी पहनी मैंने। आर्मी आपको जगह जगह लेके जाती है, सभी बॉर्डर्स पे मैंने सर्व किया। मैं इन्फेंट्री ऑफिसर हूँ। 10 साल मैंने कश्मीर में काम किया और 3 साल मैं अफ्रीका में था, एक छोटे से देश में लेसोटो, जहाँ पे मैं सिक्योरिटी एडवाइज़र था प्रधानमंत्री का, वहाँ के प्रधानमंत्री का। अमेरिका में मुझे पढ़ाई करने के लिए भेजा गया। और एक चीज़ जो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, लोगों को ये मालूम नहीं है कि फ़ौज खाली आपको लेफ़्ट राइट नहीं सिखाती और गोलियाँ चलानी नहीं सिखाती। मैं जब फ़ौज में गया था तो मैंने 11वीं पास की थी। हमारे ज़माने में 12वीं थी नहीं, और आर्मी ने मुझे मौका दिया तो मैंने ग्रेजुएशन की, फिर एमएससी की डिफेंस स्टडीज़ में, फिर एमफिल की डिफेंस स्टडीज़ में, फिर एक स्टडी प्रोग्राम किया यूएसए में। और अपनी फ़ौज में बाकी चीज़ों के अलावा मैंने 3 जगह पढ़ाया, इन्फेंट्री स्कूल, आर्मी वॉर कॉलेज और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज। तो ये मोटे तौर पे मेरी फ़ौज की जर्नी थी। 2 शब्द में उसके बाद की बात करूँगा। 2016 में मैं रिटायर हुआ और मेरी ज़िंदगी का एक ही एम था और है कि मैं कभी रिटायर नहीं होऊँगा। सो अच्छा मज़ाक में लोगों को बोलता था रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। मैं अगले दिन ही रिटायरमेंट के वेरी नेक्स्ट डे
मैं एक एजुकेशन सोसाइटी का सीईओ बना, जिसमें हम लोग 92 स्कूल और कॉलेज चलाते थे महाराष्ट्र के गांवों में। उसके बाद हमें नॉर्थ इंडिया में आना पड़ा मेरे पेरेंट्स की वजह से, तो फिर दिल्ली में मुझे एक इंजीनियरिंग कंपनी ने सीईओ बना दिया, हालांकि मैं इंजीनियर नहीं हूँ और मेरी कोई कॉर्पोरेट बैकग्राउंड नहीं है। तो वो बड़ा अच्छा टेन्योर रहा 2-3 साल का, और उसके बाद फिर मैंने अपने आप कुछ काम करने शुरू कर दिए। अभी भी मैं रोज़ कुछ ना कुछ करता हूँ। मैंने एक किताब लिखी है, मैं लोगों को पढ़ाता हूँ, एक स्कूल ऑफ इंस्पिरेशन लीडरशिप है पूना में, उनके मैं प्रोग्राम चलाता हूँ। एक जर्मनी की इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट फॉर कम्पेटिटिव इंटेलिजेंस, उनकी मैं ऑनलाइन वर्कशॉप चलाता हूँ। और इसके अलावा मुझे जगह जगह बात करने का मौका मिलता है। और एक जयपुर की कंपनी है डायनेमिक केबल्स, उसका मैं मैनेजमेंट एडवाइज़र हूँ। तो मैंने ये थोड़ी लंबी अपनी इंट्रोडक्शन दी है लोगों को ये बताने के लिए नहीं कि मैंने बहुत कुछ किया है। मैं 67 साल का होने वाला हूँ, तो तब तक तो लोग कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। ये मैंने इसलिए बताया कि हर आदमी कहीं ना कहीं से शुरू करता है, और उसने कहाँ जाना है उसकी ड्रीम्स होती हैं, लेकिन ये पक्का नहीं होता कि आप वहीं पहुंचोगे। तो आपको अपने जीवन में हर टाइम पे एडजस्ट करना है, अडेप्ट करना है और अपने आप को रीइन्वेंट करना है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ। जी, ज़रूर हमारे ऑडियंस आपके पूरे जर्नी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होंगे। एंड ऑफ कोर्स हमें ये भी पता चला कि आर्मी में सिर्फ गोलियां चलाना नहीं सिखाते हैं, जो कि मतलब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा या फिर एक गलत परसेप्शन होगा। तो अभी एक्चुअली मैं जानना चाहती हूँ कि मतलब आपके हिसाब से बैटलफील्ड और रियल लाइफ में क्या सिमिलैरिटीज है? देखिए, बैटलफील्ड और लाइफ में बहुत सी सिमिलैरिटीज़ हैं। इनफैक्ट जब मैं एक प्रोग्राम चलाता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं उसको बोलता हूँ स्कॉलर वॉरियर प्रोग्राम। स्कॉलर वॉरियर इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि हर आदमी जिंदगी की लड़ाई में जूझ रहा है। जो लोग ये सुन रहे हैं उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट सबक अपने दिल में बिठाना है। वो सबक ये है, लाइफ इज डिफिकल्ट। हम में से बहुत से लोग ये सोचते हैं मेरी ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों है, मेरी ज़िंदगी आसान क्यों नहीं बनती, मेरा अच्छा जॉब क्यों नहीं मिलता, दूसरे लोगों को इतनी आसानी से सब कुछ हो रहा है। वो ये सोचना ही गलत है। जब आप एक बार एक्सेप्ट कर लेंगे कि लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट और लाइफ को आप हमेशा मैनेज करते हैं पूरी ज़िंदगी, लाइफ कभी क्योर नहीं होती। कोई ऐसा दिन नहीं आता जब सब ठीक हो जाए और सब बढ़िया हो जाए, उसके बाद कुछ नहीं करना पड़ेगा। सो एक बार जब आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर लोगे एक सोल्जर की तरह कि इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट, तब हर चीज़ फिर धीरे धीरे आसान बननी शुरू हो जाती है, क्योंकि मेंटली यू आर प्रिपेयर्ड। दूसरी चीज़ ये है कि बैटलफील्ड में बहुत अनसर्टेनिटी होती है। आप कुछ भी प्लान बनाइए, जब आप लड़ाई के मैदान में जाते हैं या कश्मीर में मिलिटेंट्स के अगेंस्ट मैंने बहुत काम किया है, जो ही आप जंगल में घुसते हैं और पहली गोली चलती है तो सब कुछ बदल जाता है। आपकी प्लान रहती है लेकिन सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी होती है कि गोली कहाँ से चली, किसने चलाई, क्या हुआ, किसको लगी, एट्सेट्रा। उसी तरह से आपकी ज़िंदगी में अनसर्टेनिटी रहेगी और वो अनसर्टेनिटी रोज़ रोज़ आपको मैनेज करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल बैटलफील्ड की तरह से है। उसके कुछ तरीके हैं, वो मैं उसकी भी बात मैं बाद में कर सकता हूँ। इसके अलावा बैटलफील्ड में आप तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक आपके पास एक क्लियर कट प्लान नहीं है। प्लान का क्या मतलब होता है? प्लान का मतलब सपने नहीं होता कि आपके दिल में आया बिस्तर में लेटे हुए कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ। दैट इज़ नॉट अ प्लान। इट इज़ लाइक सेइंग इंडियन आर्मी ये बोले किसी ना किसी दिन तो हम पाकिस्तान को हरा देंगे। वो प्लान थोड़ा है। प्लान वो चीज़ होती है जिसमें आपका एम, कितना समय आपने लगाना है और आप कितना सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो। ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सो इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन कॉलेज, आप क्या करना चाहते हो, हाउ मच सैक्रिफाइस आर यू विलिंग टू मेक, आप कितनी मेहनत करने को तैयार हो, कितनी देर रात को जागने को तैयार हो, कितना आप इंस्टाग्राम से हट के पढ़ाई करने के लिए तैयार हो। ठीक है, और उसके बाद देन इट बिकम्स अ प्लान, बिकॉज प्लान नीड्स सैक्रिफाइस। राइट, एक तरीके का डिसिप्लिन भी, मतलब प्लान एज लाइक हम अगर डिसिप्लिन भी लाएं हमारे लाइफ स्टाइल में तो फिर वो एक तरीके का प्लान ही बन जाता है टुवर्ड्स आवर गोल। 100%। और डिसिप्लिन की एक बड़ी सिंपल परिभाषा है। लोग कई बार सोचते हैं डिसिप्लिन होता क्या है, जैसे कि डिसिप्लिन हमें कैद कर देगा। डिसिप्लिन होता है योर विलिंगनेस टू डिले फन
एंड डू दी हार्ड वर्क फर्स्ट, सिंपल एज दैट। जो स्टूडेंट पहले मेहनत करेगा, पहले अपना काम करेगा और फिर बाद में मजे करेगा, वो सक्सेसफुल रहेगा। उल्टा करने वाला कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। यू कैन अप्लाई दिस एवरी सिंगल डे। सो दैट इज व्हाट डिसिप्लिन इज, एंड इट्स प्रॉबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अपने अपने आप को सेल्फ लव करने के लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज है डिसिप्लिन। जी जी जरूर। तो इंडियन आर्मी में आपके टेन्योर में आपने दूसरे देश के आर्मी के प्रोफेशनल्स के साथ भी आप मिले होंगे, तो एक बेसिक डिफरेंस क्या है इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी में? देखिए, मैं पाकिस्तानी ऑफिसर से मिला हूँ, उनके साथ मैंने इनफैक्ट एक यूएसए में स्टडी प्रोग्राम किया है, तो हम लोग बहुत नज़दीक थे एक दूसरे के। सबसे पहली बात है कि सब आर्मीज प्रोफेशनल होती हैं, चाहे पाकिस्तानी आर्मी हो, चाहे अमेरिकन आर्मी है, जिसके साथ मैंने काफ़ी कोऑर्डिनेशन किया है। तो ये मानना कि दूसरी आर्मी कमज़ोर है या वो हमसे डरते हैं या ऐसा है वैसा, ऐसा नहीं होता। लेकिन एक जो असली अंतर भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना में है, हमारे देश में हम लोग अपॉलिटिकल हैं, हम पॉलिटिक्स में मेडल नहीं करते। हम इनफैक्ट अपने बटालियन के अंदर हम जब मिलते हैं या अपनी यूनिट के अंदर, हम पॉलिटिक्स की बात ही नहीं करते। हम वोट करते हैं लेकिन हम बात नहीं करते उसकी कि हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी ने तो पॉलिटिक्स छोड़ो, उन्होंने तो देश चलाया है बहुत साल, और वो आर्मी बहुत पैम्पर्ड आर्मी है। हर फौजी को घर मिलता है, ज़मीन मिलती है, वो लोग बिजनेस चलाते हैं। पाकिस्तानी फौज बैंक चलाती है, ठीक है, बहुत तरह की बिजनेस चलाती है पाकिस्तानी आर्मी। तो उनके दिल में जो एरोगेंस है, वो एरोगेंस बहुत कमाल की है। तो जब हम लोग यूएसए में थे इस स्टडी प्रोग्राम में, हवाई में, तो जब क्लास में टीचर हमें सवाल पूछता था, हम लोग 80 लोग थे टोटल, 80 पीपल 33 कंट्रीज से। तो जब कोई सवाल पूछा जाता था मेरे जैसे लोगों से, तो मैं खड़ा होकर बोलता था कर्नल नीरज बाली फ्रॉम इंडिया, और जो पाकिस्तानियों को बोला जाता था तो वो बोलते थे कर्नल सो एंड सो फ्रॉम पाकिस्तानी आर्मी। वो ऐसा लगता है उनकी बातें सुन के कि उनकी देश की फौज नहीं है, उनके फौज के पास एक देश है। और उनकी बात भी ऐसी अजीब और गरीब चीज़ें झलकती थी। मुझे एक दिन कहने लगे पाकिस्तान के ब्रिगेडियर साहब कि मेरे एक सूबेदार के ऊपर कोई केस था, वो केस जब लड़के आया तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा जी मुझे जज ने मेरे अगेंस्ट स्ट्रिक्चर पास कर दिए। तो कहने लगे मैंने जज साहब को फ़ोन किया, उनको बोला सुबह यहाँ आ जाओ। रात को जज साहब ट्रेन पकड़ के आए, उनको मैंने बोला देखो जी हम फौजी हैं, हमें कानून नहीं आता, ये स्ट्रिक्चर विक्चर मत पास किया करो। जज साहब ने कहा ठीक है जनाब। फिर मैंने बोला ये स्ट्रिक्चर वापस ले लो, उन्होंने कहा ठीक है जनाब। तो ये उनका जो सोच है ना, और ये जो एरोगेंस है, ये उनकी सोच में, उनकी कारगिल की जो उन्होंने किया उसमें झलकती है। सो वी आर कॉन्फिडेंट बट वी आर नॉट एरोगेंट, दैट्स द बिग डिफरेंस। वही है ना कि जोश में होश खोने का काम, मतलब कई हद तक ये जो एटीट्यूड रखते हैं तो उसमें कई हद तक ये झलकता है। तो एक्चुअली बेसिकली अगर इंडियन आर्मी की बात करें यहाँ पे, या फिर नेशनल डिफेंस सर्विसेज, तो यहाँ पे एंट्री करना एक बहुत ज़्यादा टफ प्रोसेस होता है। तो दूसरे कंट्रीज के जो भी आर्मीज हैं, तो वहाँ के कंपैरिजन में इंडिया का सबसे ज़्यादा टफेस्ट है, या फिर कौन से कंट्री का सबसे ज़्यादा टफेस्ट एंट्री रहता है आर्मी या फिर डिफेंस सर्विसेज में? सो देखिए नीता, मुझे पूरे आर्मीज का तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो नेशनल डिफेंस एकेडमी का एंट्रेंस प्रोसेस है, वो शायद दुनिया में वन ऑफ द टफेस्ट एंट्रेंस एग्जाम्स है। और उसमें आपको ना केवल यूपीएससी का एक एग्ज़ाम पास करना है जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स, उसकी मेरिट लिस्ट बनती है। उसके बाद एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोसेस है इंटरव्यू का, जो कॉर्पोरेट सेक्टर से बहुत हटके है। वो कैसे हटके मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप किसी भी कंपनी में सिलेक्शन के लिए जाते हैं तो आपकी बैकग्राउंड देखी जाती है, आपकी नॉलेज देखी जाती है, ये देखा जाता है कि आपने पहले कहाँ जॉब किया, आपकी क्या पे थी, अभी आपको क्या पे चाहिए, एट्सेट्रा, दीज थिंग्स आर सीन। इंडियन आर्मी आपकी बैकग्राउंड देखती है और नॉलेज भी कुछ हद तक देखती है, बट इंडियन आर्मी डजंट केयर सो मच अबाउट दीज थिंग्स। इंडियन आर्मी लुक्स एट योर कैरेक्टर,
वो एक बड़ा मुद्दा है इंडियन आर्मी के लिए। तो जो इंटरव्यू प्रोसेस है जिसमें एक साइकोलॉजिस्ट बैठता है, एक इसको बोलते हैं जीटीओ, वो बैठता है, और उसके अलावा एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर बैठता है। ये तीन लोग अपने अपने ढंग से हर कैंडिडेट को अलग से जज करते हैं, और उसमें एक बड़ा बड़ा फोकस रहता है कि आप हो क्या, व्हाट इज योर कैरेक्टर, आर यू लाइकली टू रन इन द बैटलफील्ड और आर यू गोइंग टू फाइट, यू नो, एटसेट्रा। सो उसके बाद ये तीन लोग जो हैं वो अपनी इंडिपेंडेंट जजमेंट देते हैं, आपस में कंसल्ट नहीं करते। और अगर मान लीजिए और तीनों ने बोल दिया आप सिलेक्टेड हो तो आप सिलेक्टेड हो, अगर नहीं बोला, अगर दो लोगों ने बोला सिलेक्टेड हो तो दे विल डिस्कस, ठीक है। लेकिन अगर दो लोगों ने बोला कि आप सिलेक्ट नहीं हो सकते तो यू वोंट बी सिलेक्टेड। लेकिन ये कहने के बाद मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप में से वो लोग जिन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी या आईएमए के लिए कोशिश की है या कर रहे हो, अगर आप सिलेक्ट नहीं होते, it doesn't mean that you're a bad person. It doesn't mean you're a failure. इंडियन आर्मी की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट में फिट होने के लिए उस उनकी रिक्वायरमेंट और टेम्पलेट को आपको पूरा करना है। हो सकता है आप में वो चीज़ ना हो, और ये मैंने देखा है बहुत से लोग जो मेरे साथ एनडीए के एग्जाम के लिए गए या आईएमए में भर्ती होने के लिए जा रहे थे उस टाइम पे, who didn't get selected, they did very well in their own life. So don't lose heart. Okay, you must try if you want to come to the army. It's wonderful. लेकिन if you don't get selected, remember एक specific requirement है फौज की जो बाकी जगह नहीं है। तो ये this is the tough part of the selection. राइट। मेरी खुद की एक नाराज़गी है नेशनल डिफेंस सर्विसेज से, क्योंकि मैंने खुद आफसैट में भी अप्लाई किया था एंड इवन इंडियन आर्मी में भी अप्लाई किया था। बट ऐसा क्यों है कि मैक्सिमम एज लिमिट वुमेन के लिए 27 है? देखो, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, एंड ये सवाल कई लोगों का है, नाराज़गी भी कई लोगों की है। इंडियन आर्मी में या इंडियन डिफेंस फोर्सेस में एक मुद्दा है कि दे वांट टू कैच पीपल यंग। जितने आप छोटी उम्र में जाते हो उतना आपका माइंड जो है वो अडेप्टेबल होता है, चेंजेबल होता है। धीरे धीरे आपके फिर एटीट्यूड बन जाते हैं। अगर आपने कॉलेज भी किया है, फिर जॉब भी किया है, उसके बाद आप इंडियन आर्मी में आने की कोशिश करोगे तो हो सकता है, मैं हर व्यक्ति की बात नहीं करता, कि आपके माइंड सेट जो है वो बड़ा रिजिड हो जाए। सो आर्मी वांट्स पीपल यंग एंड दे ऑल्सो रिटायर यंग। जो कई सोल्जर्स हैं, दे रिटायर इन देयर लेट 30s. राइट। So that is the attitude, and that's the reason I think. But of course, someone like you might have done very well in the army too. I don't say that. राइट। इजराइल में एक पॉलिसी कह लीजिए या फिर जो भी एक रूल है कि एवरी यूथ शुड सर्व देयर डिफेंस सर्विसेज फॉर लेट्स से लाइक 24 to 32 मंथ। तो ये चीज़ हम इंडियन डिफेंस सर्विसेज में क्यों अप्लाई नहीं करते? इसका कारण ये है कि इजराइल एक बहुत छोटा सा देश है और उनको हमेशा ज़रूरत पड़ती है फौजियों की, इतने लोग हैं नहीं उनके पास। ऐसा ये समस्या कई देशों में है, जैसे यूक्रेन में है अभी राइट नाउ। इंडियन आर्मी में, भारत में हमारे पास अगर एक चीज़ की कोई कमी नहीं है तो वो है लोग, ठीक है। अभी हमने चाइना को किस चीज़ में हराया है? पॉपुलेशन में। सो मैंने खुद देखा अपनी आंखों से कि अगर 3 वैकेंसी हैं फौजियों की तो वहाँ पे 3000 लोग खड़े हो जाएंगे आगे। इस सिचुएशन में हर आदमी को मौका देना आर्मी के अंदर काम करने का वो पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात है कि भारतीय सेना का एक बड़ा डिस्टिंक्ट कल्चर है, उस कल्चर में हर आदमी फिट नहीं हो सकता, और हम ये नहीं चाहते कि कोई ऐसा कल्चर के लोग हों जो आके उस कल्चर को खराब करें। सो इंडियन आर्मी इज एक्सक्लूसिव, ठीक है। अभी ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस थोड़ा खुला है, अग्निवीर का आपने सुना ही होगा, लोग आते हैं और आएंगे, सर्व करेंगे, फिर 75% चले जाएंगे। लेकिन हर व्यक्ति को मौका देना ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी फौज जो है वो मिलियन से ऊपर स्ट्रांग है। 12 लाख की फौज अगर है ऑलरेडी, तो और कितने लोगों को मौका दिया जा सकता है? जी जी जरूर। थोड़ा सा करियर से हटके में एक सवाल है मेरा। तो आपने ऑलमोस्ट सारे इंडिया के बॉर्डर में काम किया हुआ है, तो सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन सा बॉर्डर है?
आई वुडंट कॉल एनीथिंग डेंजरस। ये तो फौज का काम है, तो उसमें कोई डेंजरस वाली बात मैं नहीं मानता कि कोई ज़्यादा डेंजरस है कम डेंजरस है। एक्टिव बॉर्डर जो था, सबसे ज़्यादा एक्टिव बॉर्डर था पाकिस्तान का, जहाँ पे लगातार फायरिंग होती थी, गोलाबारी होती थी। जब मैं कप्तान था बहुत साल पहले, 1982 की बात है, तो हम लोग बंकरों में रहते थे ज़मीन के नीचे, और बाहर निकलते थे तो बिल्कुल ध्यान से निकलते थे, क्योंकि पाकिस्तानी फायर करते थे हमारे ऊपर, और खैर हम भी जवाब देते थे उसका। सो वो एक बॉर्डर था, बहुत एक्टिव था। चाइनीज़ बॉर्डर कभी एक्टिव नहीं रहा। 2020 की गलवान की प्रॉब्लम से पहले वहाँ बिल्कुल शांति थी, कोई फायर नहीं करता था एक दूसरे के ऊपर, लेकिन पाकिस्तानी बॉर्डर बहुत एक्टिव था। इसके अलावा जहाँ जहाँ मिलिटेंसी रही, टेररिज्म रहा, जैसे कश्मीर में, वो तो डेंजरस था ही, वो तो डे टू डे डेंजरस था। यू नो, किसी भी टाइम आप पे कोई भी फायर कर सकता है, तो वो आई वुड से लिटिल मोर डेंजरस। और जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, जिसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, वहाँ पे वो थी। चाइनीज़ के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उसको कहा जाता है, LAC, वहाँ पे शांति रही ऑलमोस्ट। बट आई डोंट थिंक एनी आर्मी गाय विल ट्राई टू असेस डेंजर, बट यू आस्क्ड मी सो आई आंसर्ड। हाँ जी। कारगिल के कुछ ग्लिम्स याद है अभी आपको? सो कारगिल के टाइम मैं कश्मीर में था। मैं कारगिल की लड़ाई में नहीं था, पर मैं कश्मीर में था। मैं एक राष्ट्रीय राइफल बटालियन का CO था। राष्ट्रीय राइफल बटालियन का काम होता है मिलिटेंट्स को मारना, और हम बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व थे। लेकिन जब मैंने अपनी किताब लिखी द विनिंग कल्चर, तो मैंने कारगिल की लड़ाई के जिन्होंने हिस्सा लिया उनमें से बहुत लोगों से बात की और उनके अकाउंट्स लिए, लिखे। अपनी किताब में मैंने किसी परमवीर चक्र वाली कहानी नहीं लिखी। मैंने उन लोगों की कहानी लिखी जो वैसे ऑर्डिनरी दिखते हैं, पर जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया सेना के अंदर। तो उसमें बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा जो शायद किसी को नहीं मालूम होगी। एक पोस्ट के ऊपर जो 5000 मीटर से ज़्यादा ऊंची थी, वहाँ पे पाकिस्तानी बैठे हुए थे, तो उसको कैप्चर करना था। उसको कैप्चर करने के लिए एक बटालियन को टास्क दिया गया, राजपूत की बटालियन थी। वहाँ चढ़ाई इतनी मुश्किल थी कि अगर आप सीधे चढ़ाई करोगे तो सारे मारे जाएंगे। तो उन्होंने पीछे से हमला करने के लिए, पीछे एक बिल्कुल सीधी चढ़ाई थी, क्लिफ, दीवार की तरह, उसमें बर्फ़ थी। बर्फ़ के अंदर खूंटियाँ गाड़ गाड़ के वो बटालियन ने रस्सियाँ बांध के चढ़ने का प्लान बनाया। वो इतना काम मुश्किल था कि 48 घंटे लगे खाली रस्सी बांधने में। और 48 घंटे के बाद जब ये लोग ऊपर चढ़े तो पाकिस्तानी सारे हैरान हो गए, उनको पता ही नहीं था कि फौज आ सकती है। तो वो सारे मारे गए और वो पोस्ट को अपने कैप्चर कर दिया। उसमें एक कप्तान था पाकिस्तान का, उसका नाम शायद कैप्टन तैमूर मलिक था, जहाँ तक मुझे याद है। तैमूर तो पक्का था, वो भी मारा गया। वो था वो 25-27 साल का। तो सबको मारने के बाद भारतीय सेना ने वो किया जो हम करते हैं, जहाँ जगह मिली वहाँ पे कबर खोद के उनको पूरे सामान के साथ अपनी चीज़ों में लपेट के उनको दफना दिया गया। अब वो जगह इतनी मुश्किल है कि वहाँ पे पैदल चलने से भी सांस फूलता है। तो ये सब काम जो करना, हमला करना, सामान उठा के उसके बाद ये सब करना बहुत मुश्किल है। तैमूर के दादा पाकिस्तान में जज थे एक ज़माने में, और अभी कारगिल के टाइम पे वो लंदन में सेटल थे। उन्होंने भारतीय एम्बेसी में जाके, दूतावास में जाके एक बड़ी अजीब रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा, मेरे घर में सब लोग तब से रो रहे हैं जब से हमारा पोता मारा गया, तो कोई तरीका है कि उसकी बॉडी को ढूंढा जाए और उसको दोबारा खोद के निकाला जाए और उसको पाकिस्तान भेजा जाए। अब ये तो बहुत अजीब रिक्वेस्ट है। और इमेजिन करो अपने सोल्जर्स को बोलना कि अभी आप फिर पहाड़ी खोदनी शुरू करो, सबको ढूंढना शुरू करो। तो ये रिक्वेस्ट आई भारतीय सरकार के ऊपर। भारतीय सरकार ने जनरल मलिक, हमारे चीफ थे, उनसे बात की। जनरल मलिक ने CO से बात की, उनका नाम है कौनसम हिमालय सिंह, बाद में वो लेफ्टिनेंट जनरल बन के रिटायर हुए। उन्होंने उनको बोला कि ये आदेश नहीं है, मैं खाली पूछ रहा हूँ कि क्या हम कर सकते हैं ऐसा। तो KH सिंह ने बोला कि हम कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त ये है कि भारतीय सेना में लड़ाई के मैदान में
हम जवानों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं बजाय कि अफसर के। हम अफसर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते जैसे कि पाकिस्तानी करते हैं। जी। और अगर मैं ये करूँगा तो मैं उस शर्त पे करूँगा कि मैं सब पाकिस्तानी जवानों की बॉडीज़ भी निकालूंगा और उनको भी वापस भेजा जाएगा। और यही किया गया। यू कैन इमेजिन, सबकी बॉडीज निकाली गई, उनको उठा के कंधों पे नीचे लाया गया, हेलीकॉप्टर में डाल के वापस भेजा गया। ये कहानी मैंने एक दो जगह और सुनाई है। जब मैं सुनाता हूँ तो आजकल माहौल ऐसा है कि कई लोग कहते हैं, अरे हम लोग इतने कमज़ोर हैं, पाकिस्तानी तो हमारे बंदों को मार देते हैं और हम इस तरह के काम करते हैं, उनको बॉडी निकाल निकाल के उनको वापस करते हैं। व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडियन आर्मी? सो आई गिव देम एन आंसर। You know why Indian Army does this? Because we are Indian Army, we are not Pakistani Army. हमारा अपना कल्चर है, हमारी अपनी सभ्यता है। और ये बेवकूफ़ी होगी कि हम जिस दुश्मन को हम पसंद नहीं करते, हम उसकी बातें कॉपी करना शुरू कर दें, जैसा कि कुछ देशवासी करते हैं। We don't want to become like them. We are we. So that is the story I wanted to tell you. राइट। बहुत ही इमोशनल स्टोरी था। मतलब ये दिखाता है कि मतलब दोनों आर्मीज में क्या डिफरेंस है थ्रू दिस, बट देन हमने जो किया वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग था फॉर ह्यूमैनिटी बेसिकली। तो आजकल एक टाइम था जब जियो पॉलिटिक्स के बारे में लोग जानते नहीं थे, लेकिन आजकल हर जगह जियो पॉलिटिक्स के बारे में बात हो रही है। एंड इवन एक कॉमन जो भी पर्सन है वो ऑल्सो शो इंटरेस्ट इन जियो पॉलिटिक्स। तो इतना ज़्यादा मतलब हाइप जियो पॉलिटिक्स पे होने का रीज़न क्या है? ये जो ट्रेंड है, ये बहुत अच्छा ट्रेंड है। देखिए, हमारी हम भारतीय लोग जो हैं, जिनमें मैं शामिल हूँ, हम लोग डिटेल में कोई चीज़ पढ़ते नहीं है। हमारी जो तरीका है वो एक लाइन में हम पूरी दुनिया की रियलिटी समझाना चाहते हैं ट्विटर के ऊपर, और ज़िंदगी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, इतनी आसान नहीं होती। तो जियो पॉलिटिक्स का मतलब है कि जो ज्योग्राफी है आपकी और उसके साथ इंटरेक्शन जो देशों का होता है उसके बेसिस पे, उसमें से क्या निकलता है। ठीक है, जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड नेपाल। तो ये जो ट्रेंड है इस चीज़ को समझने का और पढ़ने का, ये बहुत वेलकम ट्रेंड है। हमें इस तरह की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग पैदा करनी है देश के अंदर, जहाँ लोग एक एक लाइन में ना बोले, अरे हम पाकिस्तान को हरा देंगे, अरे हम पीओके पे कब्जा कर लेंगे, दुनिया जानती है भारतीय कैसे हैं। ये बातें व्यर्थ बातें हैं। हमें डिटेल में समझना है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, हमारे जो ओपोनेंट हैं या दुश्मन है उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है। सो आई वुड से दिस इज़ अ ग्रेट ट्रेंड एंड आई वेलकम इट। मैं एक डायरेक्टर हूँ एक थिंक टैंक का, जिसका नाम है ज्ञान चक्र। वो उसका काम ही है टू लुक एट जियो पॉलिटिक्स, राइट? एंड I'm really glad that people are thinking like that. इंडिया और कनाडा के रिश्ते कुछ सुधरते लग रहे हैं आपको फ्यूचर में? देखिए, इंडिया और कनाडा के रिश्ते सुधरेंगे। इतने बड़े देश हैं, डेमोक्रेसीज हैं, वो आपस में हमेशा रूठ के तो बैठ नहीं सकती। एक करंट जो ट्रेंड अभी चला है थोड़ी देर तक, और उसके अलावा हमारे इतने भारतीय वहाँ बसे हुए हैं कि ये हो ही नहीं सकता कि ये दो देश हमेशा एक तरह से अपोनेंट बन जाए या दुश्मन बन जाए, वो तो हो ही नहीं सकता। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त कुछ पॉलिटिक्स ऐसी चली है कनाडा के अंदर, जिसमें अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, वोट लेने की वजह से, अभी की जो सरकार है मिस्टर ट्रूडो की, वो उन लोगों पे एक्शन नहीं लेते जो भारत के अगेंस्ट हैं, जो भारत को तोड़ना चाहते हैं। और अनफॉर्चुनेटली इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं भारत के बारे में जो ना केवल गलत है बट बड़ी अनफॉर्चुनेट है। मुझे लगता है कि जब धीरे धीरे ये सरकार बदलेगी, और सरकार बदलेगी क्योंकि वहाँ पे मिस्टर ट्रूडो बिल्कुल पॉपुलर नहीं है, और जो कंजर्वेटिव है पोरियरी, वो बहुत पॉपुलर है इस वक्त। तो अगले साल जब इलेक्शन होंगे तो ये सरकार बदलेगी और धीरे धीरे इस चीज़ों में, इसमें अंतर आएगा, इन बातों में। तो दुनिया की जो आपस की हिस्ट्री है वो साइकिल्स में चलती है।
तो किसी को घबराना नहीं चाहिए कि दुश्मनी हो गई अब क्या होगा। मैं सबको याद दिलाना चाहता हूँ कि 1945 से पहले कौन कौन लोग दुश्मन थे। अमेरिका और जर्मनी आपस में दुश्मन थे, अमेरिका और जापान आपस में दुश्मन थे, जर्मनी और इंग्लैंड आपस में दुश्मन थे। ठीक है, उसकी पुरानी हिस्ट्री में जाओ अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, तो फ्रांस और इंग्लैंड की कभी नहीं बनी आज तक उस टाइम पे। ठीक है, सो ये चीज़ें होती हैं और ये बदलती हैं, तो इसमें कोई हमें वी हैव टू बी पेशेंट, बिकॉज आफ्टर ऑल कोई कोई इसमें डेडलाइन तो है नहीं। एक ये क्वेश्चन है, ये मतलब मेरे इंटरेस्ट के लिए मैं ये क्वेश्चन पूछती हूँ। मेरे जैसे जो लोग हैं जो कि मतलब एक टाइम पे इंडियन डिफेंस सर्विसेज को सर्व करना चाहते थे पर वो नहीं कर पाए, बट देन आई कंसिडर माई सेल्फ एज इमोशनल पैट्रियोटिक। तो अगर इन लाइफ मतलब दो वी हैव मूव्ड ऑन एंड वी हैव लाइक बीन टू डिफरेंट करियर्स एंड ऑल, बट देन अगर हम किसी भी तरीके से इंडियन आर्मी हो गया या फिर डिफेंस सर्विसेज हो गया उसको सर्व करना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम बीइंग इन मेन स्ट्रीम आर्मी, तो कुछ है इसके स्कोप? देखिए, एक तो टेरिटोरियल आर्मी का बड़ा सीधा तरीका, आप कोई भी जॉब कर रहे हो, आप टेरिटोरियल आर्मी में एडमिट हो सकते हो, भर्ती हो सकते हो, और उसमें आपको हर साल 2 महीने तक सर्व करना है। जो आपके जो एम्प्लॉयर्स हैं वो आपको छुट्टी देंगे उसके लिए। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सालों तक टेरिटोरियल आर्मी में ऑफिसर बन के काम किया है। सो दैट इज़ वन क्लियर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। उसके अलावा आई वुड से दैट सी, हमें कई बार ऐसा लगता है कि शायद हम पूरी तरह से देशभक्ति तभी कर सकते हैं अगर हम फौज में रहें या फौज के लिए कुछ करें। ये धारणा सही नहीं है। जो लोग फौज में हैं और जो लोग फौज से बाहर हैं उनकी देशभक्ति में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल अंतर नहीं है। ये मानना कि फौज में रह के लोग ज़्यादा देशभक्ति करते हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। जो देश को प्यार करता है चाहे वो फौज में है या नहीं है वो बराबर है बिल्कुल। सो आई डोंट थिंक यू शुड वरी टू मच अबाउट दैट। लेकिन अगर आप उसके अलावा भी कुछ करना चाहते हो तो जैसे थिंक टैंक है, ज्ञान चक्र है और थिंक टैंक्स हैं, उसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। कंट्रीब्यूट का मतलब है उनके इवेंट्स अटेंड कर सकते हो, उसमें आपने कोई पैसे नहीं देने, आप इवेंट अटेंड कर सकते हो। अगर आप लेखक हो तो लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप एक्सपर्ट हो किसी सब्जेक्ट में तो आप बोल भी सकते हो, यू कैन राइट आर्टिकल्स, यू कैन डू वेरियस थिंग्स, सो दैट इज द कंट्रीब्यूशन यू कैन मेक। इंडियन आर्मी इतने एडवर्स सिचुएशन में भी मोटिवेटेड कैसे रखती है? एडवर्स सिचुएशन में मोटिवेशन के कुछ तरीके हैं जो आपके दर्शक भी उसको अपना सकते हैं। पहली चीज़ ये है, जो आदमी या जो लेडी जिसकी हैबिट्स पक्की होंगी वो एडवर्स सिचुएशन में घबराएगा नहीं। जो इंडिविजुअल के लिए हैबिट्स हैं, कंपनी के लिए प्रोसेस बोलते हैं उसको। इंडियन आर्मी एक प्रोसेस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हम हर चीज़ एक तरीके से करते हैं। जब क्राइसिस होता है उस टाइम पे हमारा दिमाग जो है वो 80% फ्री रहता है, क्योंकि जो करना है वो तो हमने करना ही करना है, वो तो उसको हमें सीखे हुए तरीके से करना ही करना है, ठीक है। मान लीजिए कोई टेररिस्ट अटैक आए किसी के ऊपर, तो इंडियन आर्मी की स्टैंडर्ड ड्रिल है कि आप ऊंची जगह पे जाकर पहुंच जाएंगे, ऊंची जगह से फायर करेंगे, नीचे नहीं रहेंगे, ये तो ऑटोमेटिक होगा। उसी तरह से जितनी ज़िंदगी में आप पक्की हैबिट्स बनाओगे, जितना आप डिसिप्लिन बनाओगे, क्राइसिस के टाइम पे आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका माइंड फ्री होगा क्राइसिस से जूझने के लिए। सो दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट वे टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड एंड कीप योर सेल्फ बैलेंस्ड। दूसरी चीज़ है आपकी टीम की मोटिवेशन, या जो आप लोग के साथ काम करते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप क्राइसिस के टाइम पे कैसे बिहेव करते हो। हर बंदे को डर लगता है, कोई बंदा फौज में नहीं है जिसको डर नहीं लगता, लेकिन लीडर का काम है, डर लगना स्वाभाविक है, डर दिखाना नहीं चाहिए। आपको बाहर डर नहीं दिखाना है, आपको बाहर कूल रहना है बिल्कुल। क्यों? उसकी दो वजह है। जब आप कूल रहते हो, जब आप डर दिखाते नहीं हो, तो आपका जो माइंड है वो आपकी बॉडी को मैसेज भेजता है और धीरे धीरे आप बहादुर फील करना शुरू कर देते हो। यू स्टार्ट बिकमिंग कूल।
नंबर 2, जो लोग आपके पास हैं आसपास, जब वो देखते हैं कि आप शांत हो, आप क्राइसिस से डील कर रहे हो, तो वो भी शांत हो जाते हैं। इमेजिन करो, लेट अस से कि आप यू आर अ फादर और आप अपने बच्चे के साथ बेड में लेटे हुए हो, बच्चा बोलता है, पापा खिड़की में से मुझे लगता है कोई बाहर से देख रहा था, कोई चोर है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर तो वो फादर बोलता है कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, तो एक तरीका है। अगर फादर बोले मुझे भी डर लग रहा है, हाँ उधर मुंह कर ले, मैं भी उधर मुंह कर लेता हूँ, आप इमेजिन करो क्या असर होगा। सो यू डोंट हैव टू शो फियर इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। राइट सर। बैटिंग स्किल्स से कुछ लेसन्स फॉर सक्सेसफुल लाइफ अगर आप शेयर करना चाहें। द नंबर वन लेसन, अगर मुझे कोई पूछे कि लीडरशिप में आप मुझे 10 लेसन नहीं बताइए, 15 नहीं बताइए, एक बताइए, तो आई विल गिव यू वन लेसन। ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल। जब तक आप उदाहरण सेट करने को तैयार नहीं हो, आप लीडर नहीं बन सकते, क्योंकि दुनिया आपकी बातों में नहीं जाती, दुनिया देखती है आप करते क्या हो। बच्चे अपने पेरेंट्स की बात भी एक उम्र के बाद नहीं मानते, वो देखते हैं पेरेंट्स करते क्या है। तो अगर आपकी अपनी फैमिली, अपने बच्चे आपकी बात मानने को तैयार नहीं है उदाहरण के बिना, तो आप एक कंपनी में कैसे सोच सकते हो कि लोग आपकी बात मानेंगे। बहुत लोग हैं जो स्टेज पे खड़े होकर बोलते हैं हमारी कंपनी एक परिवार की तरह है, हम ये है, हम वो है, उसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि लोग आपका उदाहरण देखते हैं। लोग देखते हैं कि आप मेहनत कितनी करते हो, आप कॉम्पिटेंट कितने हो। जब क्राइसिस होता है तो क्या आप लोगों को प्रोटेक्ट करते हो या लोगों को झोंक देते हो बस के नीचे। ये एक लेसन आर्मी के अंदर बहुत क्लैरिटी से लोगों को पता होता है। और मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जो शायद आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। 1997 में मैं एक राष्ट्रीय राइफल बटालियन का सीओ था। मुझे 10 ही दिन हुए थे सीओ बने। तो हम लोग गाड़ियों में कहीं जा रहे थे, तो एक कच्ची ट्रैक था। उस ट्रैक के नीचे मिलिटेंट्स ने बारूद दबाया हुआ था, उसको बोलते हैं इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस। वो ढेर बारूद दबा देते हैं, एक कॉन्ड्यूट पाइप के साथ से उससे एक तार निकलती है, तार में वो एंटीना जोड़ते हैं, एक डिवाइस जोड़ते हैं और पहाड़ी पे बैठ के वो उसको रिमोट कंट्रोल से उड़ा देते हैं। मेरी गाड़ी जा चुकी थी, जो गाड़ी नेक्स्ट थी 10 मिनट के बाद वो उड़ गई, और वो गाड़ी इतनी ऊंची गई कि जो यूकलिप्टस के पेड़ थे उनसे ऊपर गई। पीछे वाली गाड़ी ने देखा, हवा में 2 बार वो घूमी और फिर नीचे गिरी। तो उसमें एक मेजर थे मेरे यूनिट के और 2 जवान थे, वो वहीं शहीद हो गए, मेजर मोहित बेग और एक यंग लेफ्टिनेंट थे कोई 20-25 साल के, रवि लोगनाथन, और उनके साथ 2 और जवान थे। वो बुरी तरह से इंजर्ड होके उस मलबे के अंदर फंसे हुए थे और मिलिटेंट ने उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी ताकि उनको भी मार के हथियार लिए जाए। हमने धमाका सुना, पूरी दुनिया ने धमाका सुना, हमने गाड़ियां वापस मोड़ी। फिर किसी ने बोला गाड़ियों में मत जाओ क्योंकि और भी बारूद हो सकता है। तो हमने अपना अपना हथियार उठा के हम फायरिंग की तरफ भाग रहे थे। अब अगर आपने सीनियर आर्मी ऑफिसर्स की कभी वर्दी में देखा है तो कर्नल और उसके ऊपर वाले लोग कॉलर के ऊपर एक लाल रंग की चीज लगाते हैं यहाँ पे, उसको बोलते हैं कॉलर, जैसे पुलिस में नीले रंग की लगती है। अभी रूल के हिसाब से आपको उसको लड़ाई के मैदान में नहीं पहनना है, उसको आप खाली पीस स्टेशन में पहनते हो, ठीक है। लेकिन मैं नया नया सीओ बना था और नए नए दूल्हे की तरह मैंने अपने कपड़े उतारे नहीं थे, मैं अभी भी मुझे शौक था पहनने का। तो मेरे साथ जो अफसर भाग रहे थे उन्होंने कहा सर ये आपको नहीं पहनना चाहिए, इसको उतार दो, क्योंकि अभी आपको कोई देखेगा तो फिर पता चल जाएगा कि इनका कमांडर कौन है, पहले आपको गोली मारेगा। मैंने कहा हाँ, लेकिन मेरे माइंड में बहुत कुछ चल रहा था उस टाइम पे, तो मैंने एकदम नहीं उतारा उसको। 200 मीटर आगे जाके मेरी बाईं तरफ एक फौज का बारबर था, रूपलाल, ठीक है, बारबर वर्दी में हथियार लेकर। उसने मुझे कहा, और मैं एग्जैक्ट वर्ड बताता हूँ, उसने कहा सर मैं एक बात कहूँ। मैंने कहा बोलो। कहता सर ये जो लाल लाल लगा के घूमते हो ना आप, इसमें कोई बहादुरी नहीं है और ये कोई तो लागू भी नहीं है, अभी आपको कोई गोली मार देगा फिर भगदड़ मच जाएगी। तो मैंने कहा हाँ मैं समझ गया, मैं इसको उतारने वाला हूँ। उसने कहा सर ये मेरी सलाह नहीं है, आपको नहीं पहनना चाहिए था, लेकिन सर आप तो कमांडर हो ना, लीडर हो, आपको तो उदाहरण सेट करना है।
इसको आज मत उतारना, चाहे आपको गोली लग जाए, चाहे जान चली जाए। इसको 3 महीने मत उतारना सर, क्योंकि किसी जवान को ये नहीं लगना चाहिए 2-3 लोग शहीद होते हैं और हमारा सीओ घबरा जाता है। कैन यू इमेजिन अ बेटर एडवाइस ऑन लीडरशिप कमिंग फ्रॉम अ बार्बर? ओके, तो रूपलाल की रिस्पेक्ट में मैंने वो 3 महीने नहीं, मैंने 3 साल नहीं उतारा उसको। और लोग पूछते थे ये तूने क्यों पहना हुआ है, तो मैं कहता था वो मेरे बार्बर की सलाह है। सो दिस इज लीडरशिप बाय एग्जाम्पल which everybody understands। हम क्या करते हैं, हम भाषणबाजी करते हैं, हमें लगता है खड़े होकर मैं 4 अच्छी बातें बोलूंगा, लोग मेरे को फॉलो करेंगे। Nobody follows you like that। So always lead by example is my number one and last advice। That is the only advice you need to follow। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन था। I mean, we learn lessons from every stage of life, from every other sector people, but lessons from battlefield is something जो कि लाइफ में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है बैटलफील्ड और लाइफ में। और ये जो लेसन्स है वो हर किसी को अप्लाई करना चाहिए, नॉट ओनली स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल, बट एवरीवन शुड अप्लाई दैट इन देयर लाइफ। एंड जो लास्ट में आपने जो स्टोरी सुनाई, आपने कहा था कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, सही में मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने उनका सजेशन सुना आपकी तरफ। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई होप कि इन फ्यूचर ऑल्सो आई डू अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट विथ यू। अगर आपके पास टाइम रहेगा, देन वी विल डू अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट फॉर स्टूडेंट्स बेसिकली टू अंडरस्टैंड other aspects of life as well। Thank you Neeta, I enjoyed talking to you। It was wonderful। मैंने आपकी बाकी पॉडकास्ट भी देखी हैं and I wish you all the best। I will always be available anytime you want me to speak about something, about the corporate sector, about careers, about army। I'll always be available। So yes, that I'll be very happy to do। So thank you for giving me the time and opportunity and Jai Hind। Thank you।